So today we are going to start with the first chapter, that is of the organic haloalkanes and haloarenes. As I have discussed कि today we'll do the basics, so I am writing here only the introduction. ठीक है, बाकी आप समझ जाना कि ये मैम ने बेस वाला चैप्टर पढ़ाया है. चलो थोड़ा सा मैं आज स्लो चलूंगी, जैसे जैसे मुझे आपका रिस्पॉन्स आता जाएगा मैं फास्ट होती जाऊंगी. और रिस्पॉन्स देना है बेटा क्लास में, तभी पता लगेगी. ऑर्गेनिक में तो स्पेशली मैं बोलती हूँ ये बात. अच्छा चलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है हमारे प्रोजेक्ट टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं. यस और नो? अब इतने ठीक है बेटा, इतने सारे एलिमेंट्स में से जो कार्बन है, ठीक है, द स्टडी ऑफ द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और उसके जो कंपाउंड्स की स्टडी है ना, वो ऑर्गेनिक के अंडर आती है. कई लोग इसे ऐसे भी बोलते हैं, कई किताबें ऐसे भी लिखती हैं कि इसमें लिविंग मैटर जो होता है उसकी स्टडी को बोलते हैं. वो भी ठीक है, पर हमें कार्बन और उसके कंपाउंड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक में स्टडी होते हैं. अब कार्बन के कंपाउंड बनते किसके साथ हैं, कार्बन का किसके साथ बॉन्ड हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो ये टाइप ऑफ द, हाँ बिल्कुल, टाइप्स ऑफ द बॉन्ड देखते हैं जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, क्योंकि हमने बॉन्डिंग चैप्टर तो पढ़ा हुआ है. ठीक है बच्चा, सबसे पहला बॉन्ड तो जो हम पढ़ेंगे वो होगा कार्बन का कार्बन के बीच में, सीसी बॉन्ड. अब बाकी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ने ये लाइंस क्यों लगाई हैं. बेटा जी मैंने लाइंस इसलिए लगाई हैं कि कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड. तो अगर मैं कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड बना दूंगी तो बाकी इसकी 3 वैलेंसी पेंडिंग होगी. अब तुम्हें बोलना भी सीखना है इसको. ये जो मैंने 3 लाइंस है ना, यू शुड से कि मैम दिस इज अ वैलेंसी, दिस इज अ रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम. तो एक तो ये बॉन्ड पढ़ना है हमें, दूसरा बॉन्ड ये पढ़ना है कार्बन का हाइड्रोजन के साथ. तो जैसे हम बोलते हैं ना फैमिली मेंबर्स, मम्मी पापा सिबलिंग्स या जो भी जिसकी जॉइंट फैमिली है तो वो भी मेंबर्स. तो ये कार्बन की फैमिली है जिसमें एक तो ये खुद के साथ बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड. ठीक है, अब तीसरे टाइप का बॉन्ड कार्बन के साथ ना, तुम सन का वर्ड याद रख लो, SON, सन, SON. तो कार्बन का सल्फर के साथ बॉन्ड हो सकता है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो. एक ही साथ नहीं बना देना तीनों. लिखने को ऐसे मत समझना कि मैडम ने बोल दिया कि तीनों के साथ बन जाएगा एक बार ही, ऐसा नहीं है. मतलब कार्बन सल्फर हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन और नाइट्रोजन हो सकता है, इनके साथ बॉन्ड हो सकता है कार्बन का. अब अगर हमारी फैमिली में कोई रिलेटिव आता है ना, तो ऑड वन आउट होता है ना जब कोई आता है. तो ये गेस्ट है कार्बन फैमिली के, तो इनको बोला जाता है हिट्रो. हिट्रो बोलते हैं हम डिफरेंट को, तो हिट्रो एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसकी अपनी फैमिली में तो CC और CH है. तो ये हिट्रो एलिमेंट्स हैं जिसमें आपका कार्बन के साथ कुछ और लगा हुआ है इनके अलावा. अब इसमें एक और एलिमेंट याद रखना है, X. X इसका सिंबल होता है बेटे हेलोजन. क्या बात, हेलोजन. वेरी गुड, गुड गोइंग. हैलोजेंस का सिंबल होता है, और हैलोजेंस में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड द आयोडीन. तो ये सिंबल होता है हैलोजेंस का. ठीक है, और इसके साथ भी बॉन्ड बनता है. तो ये बस इतना स्टडी करना. अब आप देख लो कि 118 में से एक कार्बन को छोड़ के बाकी 117 एलिमेंट्स की स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है. फिर भी ऑर्गेनिक कितनी वास्ट है. ठीक है, ये इसमें आएगा. अब देख लेते हैं इनका नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है ना. नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है, मुझे साथ साथ बताते रहना है कि मैडम हमें ये चीज नहीं आती, बता दो. ऐसे ना हो कि फर्स्ट बेसिक लेक्चर निकल जाए और आपको ना आता हो. अब कार्बन का जब खुद के साथ बॉन्ड बनता है ना, तो ये होता है नॉन पोलर. जब मैं ये वर्ड यूज करूंगी ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसका मतलब होता है 100% कोवलेंट. 100% कोवलेंट का क्या मतलब है मैडम? 100% कोवलेंट का मतलब है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने डाला, एक इलेक्ट्रॉन इसने डाला, तो जो आपका शेयर्ड पेयर है ना वो सेंटर में रहेगा. शेयर्ड पेयर विल बी एट द सेंटर ज्वाइनिंग द 2 एटम्स. 2 एटम्स को ज्वाइन करने वाले सेंटर पे रहेगा. और इसमें आते हैं नो चार्जेस, कोई चार्जेस नहीं डेवलप होते. ये इसको मैं बोलती हूँ एक ईमानदार बॉन्ड है, सेफ शेयरिंग है. तुमने कोई ऐसा बॉन्ड बनाया
किसी के साथ बिजनेस किया, बिल्कुल सेफ बिजनेस है, तुम दोनों बराबर बराबर का प्रॉफिट बांट रहे हो। अब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसा है? कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बारे में क्या विचार है, कौन बताएगा कैसा बॉन्ड है ये? मैम पोलर। हाँ, बहुत सारे बच्चे यही आंसर देते हैं मुझे, पर थोड़ा सा समझ के चलना है बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ना हम ये वाला सिंबल रखेंगे, क्योंकि अगर मैं सिंपल एक्स लिख दूंगी तो तुम्हारा इसके साथ मैच कर जाएगा। तो पूरी ऑर्गेनिक में याद रखना, ये सिंबल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, नेगेटिविटी। तो बच्चा जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की होती है 2.3, हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो देखो ये जो आपका खींचातानी है ना बॉन्ड की, पोलराइजेशन है ना बॉन्ड का, जो चार्ज डेवलपमेंट है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण होता है। अब आप देखो कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत 0.2 का डिफरेंस है। तो बेटा जी, ये कभी भी तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गलती नहीं करोगे कि तुम कार्बन को इलेक्ट्रॉन देके हाइड्रोजन को प्लस करके बाहर निकाल दो, वो भी स्पेशली एल्केन में से। ये हाइड्रोजन कभी भी एसिडिक नहीं होता। CH बॉन्ड को गलती से भी कभी ऐसे पूरी ऑर्गेनिक में नहीं तोड़ना, ये रॉन्ग है। और स्पेशली जब ये sp3 हो, यानी कि ये एसिडिक नहीं होता। तो इस बॉन्ड को ना हम पूरी ऑर्गेनिक में नाम देंगे ऑलमोस्ट नॉन पोलर। वो आपकी बात सही है, पूरा नॉन पोलर नहीं है, थोड़ा सा पोलर है, पर इसे ऑलमोस्ट नॉन पोलर ही मान के चलेंगे। क्यों है ऑलमोस्ट नॉन पोलर, क्या बताया मैंने? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है? कम। ठीक है, लेस डिफरेंस इन एक्स। एक्स समझ गए ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, इनके बारे में क्या विचार है? कार्बन का सल्फर के साथ, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ये कैसे बॉन्ड है बताओ? पोलर। 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 एब्सोल्युटली करेक्ट। और कारण क्या है उसका? इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो कार्बन और सल्फर का इलेक्ट्रॉन ऐसे खिसक जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा अगली स्लाइड ले लेती हूँ। जब भी आपके पास ऐसा बॉन्ड आ गया, अभी मैं सिंगल बॉन्ड की बात कर रही हूँ, तो ये मैंने ये नहीं बोला कि ये कंप्लीटली उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कंप्लीटली तो उसकी तरफ शिफ्ट नहीं होगा ना बेटा। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये मैंने तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाया है, इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड, किसकी तरफ जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बहुत ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी तरफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट हो गया। दैट इज दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग। अब जब इसकी तरफ खिसक जाता है ना, ये ऐसा मान लो ना, तुम लोगों ने, दो ने बिजनेस किया, पर एक बंदा ईमानदार नहीं निकला, वो थोड़ा सा ज्यादा फायदा उठा रहा है, लेके पैसे भाग नहीं गया, थोड़ा सा फायदा उठा रहा है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। नोट्स जब हमें मिलते हैं तो हमें उस टाइम पे याद नहीं रहता कि मैडम ने क्या बताया था इसका आंसर, तो इसलिए इसको ये मान के चलेंगे कि ये पार्शियल लिखा है मैंने, और आगे से तुम्हें भी यही मानना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा कि आयोनिक कैरेक्टर आ गया इन द कोवलेंट बॉन्ड में। आयोनिक कैरेक्टर इन द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यानी कि ये क्या बन गए बच्चा? ये टाइप के बॉन्ड हेटेरो वाले क्या होंगे? पोलर बॉन्ड्स होंगे। यस और नो? यस मैम। यस मैम। ये पोलर बॉन्ड्स होंगे। अब ऑर्गेनिक में ये वाली जो फैमिली है अपनी, वो तो गिनी जाएगी, क्या गिनी जाएगी बच्चा? नॉन पोलर। नॉन पोलर। और जो हेटेरो है, बाहर वाला एलिमेंट आ गया, तो क्या गिनी जाएगी? पोलर गिनी जाएगी। पोलर। पोलर। समझ में आ गया? मुझे थम्स अप दो अगर तुम्हें समझ में आ गया तो, जल्दी जल्दी। यस मैम। सबको बताना है मुझे, पहली क्लास में पॉजिटिव रहोगे तभी आके आ गया। अस्मिता को समझ आया? अस्मिता को? बाकी सब बच्चे, हाँ, कोमल को आया है, वानी को आया है, तनीषा को आया, आरती को आया है। गुड 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 गोइंग, वेरी गुड। तो चलो, अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो हम क्या करते हैं, हम इसी खुशी में तुम्हें इसका एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे बच्चों को समझ में आया है या नहीं। रेड कलर से क्वेश्चन देते हैं, ठीक है बेटा? गुड गोइंग। Which out of the following is non-polar?
आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर। फिर आगे बढ़ते हैं, पहले ये बता देते हैं नॉन पोलर। तो पहली एग्जांपल दे दी तुम्हें H2O, दूसरी एग्जांपल दे दी तुम्हें CO2, तीसरी एग्जांपल दे दी भैया तुम्हें, मुस्कान कुछ पूछना है बेटे? CHCl3 बोलो। और फोर्थ एग्जांपल दे दी तुम्हें HCl। अच्छा बताओ मुझे इनमें से कौन सा नॉन पोलर है, जल्दी। आप चैट बॉक्स में भी आंसर भेज सकते हो, वेट करने में time लगेगा। कौन सा बेटा? CO2, शाबाश, गुड गोइंग। दीक्षा का भी आंसर ठीक है, पूर्णिमा का आंसर भी ठीक है, नहीं नहीं उसका, उज्जवल का ठीक है, प्रतिभा का ठीक है। हाँ 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 हाँ, दीक्षा तुम्हारा सही नहीं है बेटे। देखो वाटर की स्ट्रक्चर कैसी होती है। अब शिवानी का भी ठीक है, शैलजा का भी ठीक है, गोइंग गुड। अब देखो वाटर की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इतना तो तुम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आए हो ना। कोमल ठीक है, और ठाकुर ठीक है, रुचिका ठीक है, ऑल द आंसर्स आई एम गेटिंग करेक्ट, वेल डन बच्चा। अब ये देखो ये इस तरह से है, ठीक है। तो अब इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन, अस्मिता सही है बेटा, ये ऑक्सीजन ज्यादा खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। जिसको पूछना है अनम्यूट करके पूछ सकता है, प्रतिभा पूछ सकते हो आपको जो पूछना है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अप की तरफ होंगे, मतलब जो लॉन पेयर होता है ना उसका डायरेक्शन अप होता है, तो सारा अप हो गया, तो ये तो नॉन पोलर नहीं हो सकता ना, ये तो पोलर आपका कंपाउंड आ गया। अब CHCl3 देखो, CHCl3 में भी इस तरह जैसे भी स्ट्रक्चर बना लो तुम, जिस तरीके की भी बना लो, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर को जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चाहे थोड़े जाएंगे पर जाएंगे, तो ये वाला भी आपका पोलर ही आ जाएगा। HCl में तो सोचना ही नहीं पड़ेगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। CO2 में है तो दो, पर इसकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है। अब अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये पेयर इधर को खिसकेगा, ये पेयर इधर को खिसकेगा, और इन दोनों का कैंसलेशन हो जाएगा, तो ये नॉन पोलर आ जाता है। तो पेपर में इतनी छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये था आपका पोलर नॉन पोलर का डिस्क्रिप्शन। चलो एनी हाउ अब ऑर्गेनिक पे वापस आते हैं। तो ये तो हमें पता लग गया कि कार्बन की फैमिली में क्या क्या होगा, क्या क्या बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई द कार्बन इज सो यूनिक, ठीक है, एंड फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड्स, फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है, मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में से एक कार्बन को लेके भैया तुम ये सोचो कि कितने सारे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना दी, जबकि बाकी सारी इनऑर्गेनिक एक साइड पे होती है ना। तो कार्बन में ऐसा क्या यूनिक है कि आपको पूरी ऑर्गेनिक में कार्बन ही पढ़ाया जाता है? कोई बच्चा दे सकता है इसका आंसर, व्हाई इट इज सो? मैम ड्यू टू टेट्रावैलेंस मैक्सिमम Catenation. तो काफी बच्चों के आंसर हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अब देखो सबसे पहला तो इसमें ये है टेट्रावैलेंस, बिल्कुल पहला आंसर वही है जो कशिश ने दिया है। सबसे पहले तो ग्रुप 1 को देखो, जो ग्रुप 1 है मेटल्स, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 2 को देखो, ग्रुप 2 के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। 13 नंबर में 3 है, 15 नंबर में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 16 में 2 है, फिर मतलब 6 है टोटल वैसे, फिर 7 1, तो जिसमें एक दो। मैम आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आपको सुनाई नहीं दे रही मेरी बात? मैम ठीक आ रही है। मैम ठीक आ रही है। वो 1-2 मिनट में स्टेबल हो जाता है, कई बार किसी का इंटरनेट इशू होता है ना, तो होता है। जो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 है, या आप ऐसे बोल सकते हो जिसके बच्चा वैलेंस शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है ना, वो तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करेगा तो उसके पीछे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा, सही है नहीं? ठीक है, वो तो आयनिक कंपाउंड। अब अगर 16 17 15 16 17 की बात करें तो उनके वैलेंस शेल में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या बना कि 5 है जिसके वैलेंस शेल में वो 3 गेन कर लेगा, 6 है वो 2 गेन कर लेगा, 7 है वो 1 गेन कर लेगा। पर कार्बन का केस क्या है ना, कार्बन के वैलेंस शेल में 2s2 2p2 है। तो अगर देखा जाए तो तुम बोलोगे कि मैडम 2s के तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और 2p के आपके अनपेयर्ड है। इसकी डिस्कशन हम बहुत कर चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में, तो इसको बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे। अब इसके एक्साइटेड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे ही, मतलब ये नहीं कि बहुत हीट करने पे मीथेन का फॉर्मेशन होता है,
नेचुरल फॉर्म में ही मीथेन मिल जाता है। तो ये आपके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है, यानी कि ये टेट्रावेलेंट है। और ये बहुत बड़ी बात है, डी ब्लॉक को छोड़ के मेन ग्रुप में सबसे ज्यादा वैलेंसी है। डी ब्लॉक के तो खैर प्रॉपर्टीज ही अलग हैं, ठीक है। तो ये टेट्रावेलेंट है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट एंड कैन कंबाइन विद द 4 मोनोवेलेंट एटम्स, कैन कंबाइन विद द 4 एटम्स, ठीक है, मोनोवेलेंट के साथ। अब खुद के साथ भी हो सकता है, तो यानी कि 4 बॉन्ड भैया ये बना सकता है ना। तो 1 हाइड्रोजन, 2, 3, 4, तो 4 बॉन्ड बनाना, तो ऑब्वियसली जितना कोई ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उतने ज्यादा कंपाउंड बनाएगा, उतनी ज्यादा उसके पास पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो सबसे पहला इसके पास जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि कार्बन टेट्रावेलेंट है, जबकि मेन ग्रुप में कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है जो टेट्रावेलेंट है। और बाकी मैंने आपको पहले ही बताया था कि कार्बन ऐसा फर्स्ट एलिमेंट था जिसमें सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया गया था, और जो कौन से कंपाउंड बनाता था, कोवैलेंट कंपाउंड, जबकि बाकी सारे मैंने अभी आपको ग्रुप्स बताए वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये तो पहला रीजन है। दूसरा रीजन है कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या होता है मैडम? कैटिनेशन बेटा, हाँ, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, और उसके पीछे भी एक कारण है, सिंकिंग लिंकिंग प्रॉपर्टी। हमने देखे हैं और भी पीरियोडिक टेबल में तुम पढ़ोगे पी ब्लॉक एस ब्लॉक में कि काफी सारी कैटिनेशन होती है, काफी सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, पर कार्बन का तो भाई बहुत ही ज्यादा है ना। तो कार्बन इतनी ज्यादा कैटिनेशन शो करता है कि कार्बन कार्बन की बहुत सारी लंबी चेन्स होती हैं। अब 30-40 तक पेट्रोलियम में, या उसके बाद मुझे कहना चाहिए कि आप देख लो कि 60, 70 और C120, अगर किसी ने पढ़ा तो बकमिंस्टर फुलरीन होता है बकी बॉल स्ट्रक्चर, जो कार्बन का था वो है एलोट्रोपिक फॉर्म था डायमंड और ग्रेफाइट के बाद, ठीक है। तो इतनी सारी कैटिनेशन देता है, सेल्फ लिंकिंग, खुद से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। तो आप यहीं से ले लो ना कि खुद से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी अगर इसकी इतनी ज्यादा है तो कितने सारे कंपाउंड बनाएगा, कितने डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाएगा। तो ये भी एक कारण है कि कार्बन को कंसिडर किया गया। तीसरा कारण है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेंडेंसी टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड्स, टेंडेंसी टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड्स। अब ये मल्टीपल बॉन्ड्स क्या है, ठीक है, और इसका कारण क्या है? मल्टीपल बॉन्ड्स का एक्चुअली में रीजन क्या होता है कि ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द कार्बन इट इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अंडरगो द पी पाई ओवरलैप। ये मैं अभी बताती हूँ कैसे होता है। ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द कार्बन it has tendency to undergo the p-pi overlap, tendency to undergo the p-pi ओवरलैप। इसके अंदर p-pi ओवरलैप हो जाता है। अब देखो, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है वो तो सिग्मा ही होगा, डबल बॉन्ड बनाता है तो एक सिग्मा एक पाई होगा। पाई का फॉर्मेशन कैसे होता है? पाई का फॉर्मेशन ऐसे ही होता है ना कि एक एक पी ऑर्बिटल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन है और वो शेयर कर लेता है। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो एक सिग्मा और 2 पाई होंगे इसमें, ठीक है। और अगर 2 पाई होंगे तो इस तरीके से ये ओवरलैप कर लेगा। तो मेरे ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें पता है। ये कब हो पाता? अब इतना सारा जो इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, क्या वो हो पाता अगर इसका साइज बड़ा होता तो? मोटे मोटे एटम होते तो क्या ये हो पाता? नहीं हो पाता ना। इसलिए कार्बन जो है आपका टेंडेंसी रखता है मल्टीपल ओवरलैप की भी, मतलब सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सब बन जाते हैं इसमें। और बाकी इसी कारण से जो कार्बन है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं इसके। डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स में मैं पॉइंट्स को बढ़ाऊंगी नहीं, बस इसी में कवर कर देते हैं क्योंकि ये तुम्हें पता है, ये चीजें तो नई नहीं है तुम्हारे लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स में सबसे पहले तो आते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। अच्छा मुझे बताओ, मिनिमम कितने कार्बन एटम का साइकिल बनता है बेटा? 5 to 5 नो 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 नो, 3 का भी बन जाता है। 1 का साइकिल नहीं बनेगा, 2 का नहीं बनेगा, 3 का तो बन जाएगा ना साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हर जगह CH2 CH2 और CH2 होगा, तो दिस इज कॉल्ड एज अ साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो दिस इज अ साइक्लोप्रोपेन। अब वैसे इसको इसको CH2 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 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। साइक्लोब्यूटेन ये होगा, 5 नंबर वाला साइक्लोपेंटेन होगा ऐसे।
साइक्लोहेक्सेन ऐसे होगा। आप देखने को तुम इसे मैथ की फिगर भी मान सकते हो, पर तुम्हें तो पता है ना कि यहाँ पे CH2 होगा, तो ये केमिस्ट्री का कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन, ऐसे करके। तो यानी कि साइक्लिक कंपाउंड बनाता है ऐसे। दूसरा जो आपका कार्बन है वो एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है। पता है ना एरोमेटिक क्या होते हैं बेटा? बेंजीन के बारे में सुना हुआ है? Yes, ma'am. शाबाश। तो एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा। एरोमा का वर्ड का मतलब होता है स्वीट स्मेलिंग बच्चे। तो यानी एक पेरेंट न्यूक्लियस बोलती हूँ मैं इसको हमेशा, C6H6 होगा, मतलब एक पेरेंट इसमें न्यूक्लियो जो रिंग है वो बेंजीन रिंग होगा। इसके साथ आगे पीछे H हटा हटा के काफी कुछ लग सकता है, ठीक है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है। और C बात हो गई इसमें कि ये हेट्रोसाइक्लिक बनाता है। अभी तुम हेट्रो एटम पढ़ के आए हो ना, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाएगा। बाकी भी और काफी बेंजीनॉइड ये वो टाइप के होते हैं, बट हमें जितना रिक्वायर्ड है यहाँ पे 12th के लिए मैं वही करा दूंगी, फालतू का हमें कुछ जिसका ज्यादा यूज नहीं है वो नहीं करेंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं चलो इसको इसी फॉर्म में बना देती हूँ, इजी फॉर्म। जैसे 5 मेंबर रिंग है, अब इसमें आ गया तुमने एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऐसे लगा दिया, और ये बन गया पायरोल बोलते हैं इसको। हेट्रो में आप ऑक्सीजन भी लगा सकते थे, इसको फ्यूरैन बोलते हैं। हेट्रो में आप इसको सल्फर भी लगा सकते थे, इसको थायोफीन बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पायरोल, इसको बोलते हैं फ्यूरैन, इसको बोलते हैं थायोफीन। तो इस तरह के कंपाउंड देता है ये हेट्रोसाइक्लिक। बाकी बेंजीनॉइड टाइप कंपाउंड, नॉन बेंजीनॉइड टाइप ऑफ कंपाउंड, दिस एंड दैट, काफी तरह के कंपाउंड देता है। तो ये डिफरेंट टाइप के कंपाउंड हैं जो कार्बन के केस में बनते हैं या बनाए जाते हैं। तो इज दैट क्लियर? इसलिए कार्बन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो अभी तक सिर्फ हमने बेस सीखा है। हमने ये सीखा है कि ऑर्गेनिक में क्या क्या होता है। कार्बन और इसके कंपाउंड होते हैं, और कार्बन और इसके कंपाउंड जो हैं वो कार्बन की जो फैमिली वाले हैं, जो मतलब CC और CH, वो नॉन पोलर गिने जाएंगे, हेट्रोपोलर गिना जाएगा। उसके बाद हमने ये सीखा कि इसमें आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, कुछ पोलर बॉन्ड्स आ जाते हैं। फिर हमने ये सीखा कि कार्बन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टेट्रावेलेंट है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है सबसे पहले, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, कैटिनेशन शो करता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड बनाता है। तो ये तो हो गया हमारा बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल का ऑर्गेनिक का बेसिस। अब हम वो चीज सीखेंगे जो हमें 12th के लिए रिक्वायर्ड है, और जो अगर आप मेरे पास 11th में ऑर्गेनिक करते पहले स्टार्ट, तो फिर हम उसमें GOC वाले सेक्शन में पढ़ते हैं। इसे हम एक ही लेक्चर में कवर करेंगे, और बाकी डबल मेहनत करनी पड़ेगी जब हम 12th पढ़ेंगे। जहां जहां पे 11th का जो जो रिक्वायर्ड होगा वो करते चलेंगे, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना है मेरे साथ मिलके। आई एम देयर टू हेल्प यू, बाकी आपको आ जाएगा। अब जो आपको ऑर्गेनिक में करना है ना, वो करना है रिएक्शंस, है ना। बेसिकली रिएक्शंस को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं। अच्छा चलो एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। अब देखो पहले टाइम में क्या होता ना, जो एंशियंट टाइम था वहां पे बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम होता है एक्सचेंज सिस्टम की। जैसे मान लो किसी के पास वीट ज्यादा है, गेहूं ज्यादा है, और उसे चावल चाहिए, तो वो क्या करेगा कि मतलब गेहूं अपना दे देगा, चावल उससे ले लेगा। ऐसे ही करते थे ना। आजकल भी तो होता है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो हमारे पास कंट्री में हमारे में ज्यादा प्रोडक्शन होती है वो हम बाहर भेज देते हैं, दूसरी कंट्री में दूसरे से ले आते हैं, ऐसे करते हो ना, है ना। अब उन सब का Yes, जो ma'am. एक्सचेंज होता था बार्टर पहले, आजकल अपने लेवल पे मन्यूट लेवल पे आप करते हो थ्रू मनी। सही बोल रही हूँ मैं? पैसे के करते हैं। मान लो Yes, ma'am. पेन लेना है, बुक्स लेनी है, चलो आजकल बुक्स का टाइम होगा तुम्हारा लेने का, तुम्हें बुक्स लेनी है तो यू हैव टू पे द मनी। तुम्हें 11th की बुक्स सेल करनी है तो यू विल गेट अ मनी, है ना। तो यानी कि आपकी लाइफ में जो भी एक्सचेंज चल रहा है आजकल थ्रू करेंसी चल रहा है ना, पैसे से चल रहा है। अब ऑर्गेनिक दुनिया है, इसको एक दुनिया मान के चलो, बिल्कुल तुम्हारे जैसी दुनिया है। जैसे तुम्हें लाइफ में सब कुछ वैसी बातें आएंगी, वैसी बातें कर करके समझेंगे इसको। ऑर्गेनिक में होता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो इसको 2 बार क्या होता है? बोलो क्या होता है ऑर्गेनिक में? Exchange of electrons. अब जो मैं बात बोलूंगी ना वो अपने माइंड में रख लेना, मैं जब पूछूं वही आंसर आना चाहिए। जो रोल हमारी लाइफ में मनी प्ले करता है, सेम रोल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स प्ले करते हैं। इनमें भी जो लेन देन है वो किसके थ्रू होता है? Electrons. ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बच्चा जी लेन देन होता है,
तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए फिर। पहला तो होना चाहिए डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना, मैम और दूसरा होना चाहिए हमारे पास Acceptor of electron. ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब हम साइंस पढ़ते हैं ना तो थोड़ी साइंस की टर्म भी यूज करनी पड़ती है। जो तो हमारे पास डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ना एक टेक्निकल टर्म है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल, जो एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे कि तुम बच्चों को पता ही है क्योंकि तुम 11th का पेपर दे के आए हो, तुम्हें रिएक्शंस थोड़े बहुत पढ़ के आए हो। अब न्यूक्लियोफाइल को जब मैं तोड़ू ना बेटा तो तुम्हें इसको ना न्यूक्लियस बना देना, न्यूक्लियस से एंड यहाँ पे फाइल बना देना। अब कोई क्लास में ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता कि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव, फाइल का मतलब होता है लविंग, ठीक है बेटा, तो पॉजिटिव लविंग हो गया। क्या कह रहे हो, सही बात है या नहीं सही बात? यस मैम, अच्छा चलो ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल को भी ऐसे तोड़ो एंड यू नो दिस हाउ टू ब्रेक इट अप। इलेक्ट्रोफाइल को कैसे तोड़ेंगे बच्चा? फाइल, हाँ, इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल। फाइल का मतलब हम क्या लिखेंगे? फिर लविंग लिखेंगे, ठीक है। फाइल यानी कि नेगेटिव लविंग। अब पॉजिटिव लविंग कौन सी चीज होगी बताओ मुझे, पॉजिटिव लविंग कौन होगा? which have lone pair. इस चीज को ना थोड़ा सा उस हिसाब से लेके चलना है, थोड़ा सा ब्रॉड सोचना है, मैं बोलूंगी इसको। अब बच्चे क्या करते हैं, देखो सीबीएसई में तो हल्का फुल्का चल जाएगा बट इसमें बहुत ढंग से ऑर्गेनिक पढ़ी है तब कर पाओगे। पॉजिटिव लविंग कभी भी ऐसा नहीं बोलना कि मैडम उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। कई बार क्या होता है ना कि नेगेटिव चार्ज नहीं भी होता पर उसके पास इलेक्ट्रॉन है तो वो दे देता है। तो हमेशा ये मानो कि पॉजिटिव लविंग वो होगा जिसके पास होंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास एक्सेस ऑफ पैसा है तभी हम बिजनेस में लगाते हैं। अगर हम हैंड टू माउथ हैं, हमारी सैलरी जितनी है वो एंड में खत्म हो जाती है तो फिर हम नहीं सोचते हैं उसमें बिजनेस की, ठीक है ना, बहुत सीधी सी बात है। अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन फाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग, अब इलेक्ट्रॉन लविंग कौन सी स्पीशीज होगी? नेगेटिव लविंग कौन स्पीशीज होगी? जो होगी डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको तुम कभी भी ऐसा नहीं बोलोगे कि मैडम पॉजिटिव चार्ज, कई बार तुम्हें पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखेगा स्पीशीज में, मैं तब भी करवाऊंगी कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो बेस बिल्कुल सही होना चाहिए, गलत नहीं पढ़ना। इलेक्ट्रोफाइल वो होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की भरमार है, मतलब घर में ज्यादा पैसा है तो बिजनेस में लगाएंगे, घर में कमी है तो पैसा कहीं से इकट्ठा करना पड़ेगा, वो कहानी है। चार्ज का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, चार्ज हो ना हो वो अलग बात है। तो अब जो मैं बात बोल रही हूँ वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब तुम्हें क्वेश्चन नीट में आएगा, मैं अभी सीबीएसई से ऊपर बात कर रही हूँ, बाकी सीबीएसई तो आराम से हो जाएगा उससे। जब तुम्हें अगर नीट में प्रॉपर क्वेश्चन ऑर्गेनिक का आता है किसी चैप्टर का, सबसे पहला स्टेप जो संजीवनी बूटी है मैं बोलूंगी, हर किसी के दिमाग में आना चाहिए कि मैडम ने ये बोला था कि ऑर्गेनिक में होता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक देने वाला होगा और एक लेने वाला होगा। तो अगर तुमने क्वेश्चन को इस तरह से पकड़ा कि अगर दो रिएक्टेंट पेपर में लिखे हैं और पूछा है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो तुम्हारा दिमाग ऐसे जाना चाहिए कि इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन है और इलेक्ट्रोफाइल कौन है। सबसे फास्ट रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का कॉम्बिनेशन होता है। इसको स्टैंडर्ड किताबें या डिफरेंट साइंटिस्ट ने कैसे लिखा है, ये मैं रेड कलर से लिख देती हूँ, अच्छी बात है। एसिड बेस रिएक्शंस। एसिड बेस रिएक्शन में बेस किसको कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल को। ये कौन से कंसेप्ट की बात हो रही है? लुईस कंसेप्ट की, जो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है, हाँ या ना? यस मैम, तो जो बेस होगा यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा और एसिड होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। ये ऐसे साइंटिस्ट लिख के गए हैं कि एसिड बेस रिएक्शंस आर एक्सट्रीमली फास्ट, एक्सट्रीमली फास्ट। और पता कितने फास्ट? जितनी देर में पलक झपकते हो, पलक झपकने में भी ज्यादा टाइम लगता होगा, उससे भी पहले आयनिक कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। या इसकी जगह पे लिखा होता है और द आयोनिक रिएक्शंस आर सुपर फास्ट, आर फास्ट। मतलब सबसे पहला काम जो तुम करोगे, कहीं तुम्हें एसिड दिखाई दिया तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल है, कहीं तुम्हें बेस दिखाई दिया तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए न्यूक्लियोफाइल है। फटाफट से रिएक्शन मारोगे, रिएजेंट गया बाहर में। सबसे पहला काम, और ये श्योर शॉट है,
हमेशा वो तुम्हारा क्वेश्चन सही जाएगा ऑर्गेनिक में अगर स्टार्ट ऐसा किया। हाँ, अगर फालतू में लग गए इस बॉन्ड को तोड़ दो, उधर से इलेक्ट्रॉन यहाँ ला दो, गलत मतलब फिर उसको उसे बोलते हैं कि आप गैस ही मार रहे हो सारे पेपर। सबसे पहला काम तुम्हें करना है न्यूक्लियोफाइल ढूंढना और इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, देने वाला कौन, लेने वाला। ठीक है, और जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, व्हाइट कलर यूज करेंगे। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल टू द इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को तुम्हारी पहचान के लिए मैं NU के ऊपर बिंदियां लगा देती हूँ, डॉट्स लगा देती हूँ, और इलेक्ट्रोफाइल को E+ लिख देती हूँ। ये सिंबल हम सारी ऑर्गेनिक में यूज करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। बहुत सारे टीचर ये पढ़ा देते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, बच्चों को सारे रिएक्शन में नेगेटिव चार्ज ही नहीं नजर आ रहा, तो कैसे करेगा बच्चा। न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल हमेशा एरो होगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट वही होगी। तो सबसे पहला प्राइम काम तुम्हारा है ये ढूंढ। किस किस को मेरी बात समझ में आई, नहीं तो मैं दोबारा भी बोल दूंगी क्योंकि गड़बड़ नहीं करना तुमने। मैम एक बार रिपीट कर दो। हाँ बिल्कुल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो रोल हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में प्ले करता है, पैसा प्ले करता है, वही रोल कौन प्ले करेगा, इलेक्ट्रॉन प्ले करेगा। तो अगर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन देगी, दूसरी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लेगी। इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशीज को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाली स्पीशीज को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग, यानी कि पॉजिटिव लविंग। पॉजिटिव लविंग कौन होगा, इसको नेगेटिव नहीं बोल देना, इसको बस बोलना है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उस पे चार्ज नेगेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इलेक्ट्रोफाइल वो होगा जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव लविंग जरूरी नहीं है पॉजिटिवली चार्ज हो, बस डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जब तुम्हारे पास ऑर्गेनिक का रिएक्शन आता है तो हमेशा याद रखो, रिएक्शन में हमेशा न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो सबसे पहले तुम्हें रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल ढूंढने हैं। न्यूक्लियोफाइल का दूसरा नाम बेस भी है लुईस के कंसेप्ट से, इलेक्ट्रोफाइल का दूसरा नाम एसिड भी है। तो किताबों में ये भी लिखा होता है कि एसिड बेस रिएक्शन या इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शन सुपर फास्ट होते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को मिला देना है क्वेश्चन में, तब उसके बाद रिएक्शन में आगे। अब बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस। समझ में आई कहानी। यस मैम। यस मैम। अब हम क्लास को लास्ट तक बने रहना है, जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं पूरा होता कोई नहीं बताएगा बेटा दोबारा। अब उसके बाद मुझे ये बताओ कि आपको मैं यहाँ पे 4 स्पीशीज लिखूंगी जो तुम्हारी प्रीवियस नॉलेज है 11th क्लास की, या जो तुमने अभी सीखा। मैंने एक लिख दिया NH3। कितने बच्चों को NH3 का नाम पता है। यस मैम। अमोनिया। नाम क्या है। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है बात, हर पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली स्लाइड से तो ध्यान से सुनना है बच्चा। ये है तुम्हारा इथीन, इथिलीन। और उसके बाद क्या है बेटा, बताओ। एक मॉलिक्यूल चलो तुम्हें आसान दे देते हैं, हाइड्रोजन जो तुम्हें बहुत पसंद है, और तीसरा कुछ ऐसा दे देते हैं। मैंने ना इनकी स्ट्रक्चर बोर्ड पे लिख दिया, जो तुम्हारी नॉलेज है, जो भी तुम्हें ठीक लगता है उसके बेस पे ना तुम्हें मुझे ये बताना है कि इनमें से इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में कौन जाएगा और न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में कौन जाएगा। विच विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल एंड विच विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। मैं तुम्हें 1 मिनट सोचने के लिए देती हूँ, गो फॉर इट। पूरा 1 मिनट दूंगी, आप चैट बॉक्स में भी आंसर भेज सकते हो। मैं इसको ABCD लिख देती हूँ ऐसे लिख के कि मैम ये है, ये है। 1 मिनट सोच लो, उसके बाद मैं इसको बताऊंगी, क्योंकि सोचना तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है।
सिक्स आंसर्स मेरे पास आ चुके हैं, जिसमें अलग अलग हैं सबके ओपिनियन। जो आंसर मेरे पास आए हैं वो हैं जी कशिश का, अर्शी का, दीक्षा का, तनीषा का, रुचिका का। चलो मिक्स्ड से आंसर हैं। कोई मुझे ये बताएगा कि अमोनिया को देख के तुम्हारे दिमाग में क्या बात आई थी? लोन पेयर। लोन पेयर। चलो अच्छी बात है। तो लोन पे आया था तो तुमने इसको क्या सोचा कि ये देने वाला है या लेने वाला है? देने वाला। मैम देने वाला है। ठीक है, गुड। चलो एटलीस्ट तुम सोच रहे हो, सही सोच रहे हो। एनी हाउ, अब ना हम एक एग्जांपल लेते हैं। मेरी स्क्रीन पे ना मेरे पास 3 नाम आ रहे हैं। एक आ रहा है उज्जवल, एक आ रहा है दीक्षा, और एक आ रहा है शिवानी। हम एक सिस्टम सेट करते हैं। उज्जवल के पास 1 लाख रुपए है, दीक्षा के पास 2 लाख रुपए है, और शिवानी के पास 3 लाख रुपए है। ठीक है, चलो अब तुमसे क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देते हैं, क्योंकि हमने तो लाइफ से रिलेट करके चलना ऑर्गेनिक को। अगर रिएक्शन या कोई बिजनेस, तुम ये नहीं मानोगे कि कोई कंजूस है, तुम बस ये मानोगे जिसके पास ज्यादा है वो देगा, कम है लेगा। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट लाइफ का। उज्जवल और दीक्षा में कोई बिजनेस होता है, तो इन दोनों में से डोनर कौन होगा? जल्दी। दीक्षा। दीक्षा। दीक्षा डोनर होगी और उज्जवल क्या होगा? एक्सेप्टर। बिल्कुल सही जवाब। अगर यही बिजनेस दीक्षा और शिवानी में हो? Shivani is donor and Diksha is acceptor. दीक्षा इज एक्सेप्टर। मुझे तुम्हारी ये बात नहीं समझ में आती, जब मैंने ABC इनको लिख दिया है तो तुम मुझे आंसर सही दे रहे हो, जब मैंने ABC लिख दूंगी तो क्लैश हो जाएगा। अगर मैंने ऊपर वाला पूछ लिया तो तुम आंसर मुझे वैसे नहीं दे रहे। अब इससे ये बात समझ में आई तुम्हें कि दीक्षा हमेशा डोनर नहीं थी, हाँ या ना? यस मैम। दीक्षा हमेशा एक्सेप्टर भी नहीं थी, हाँ या ना? यस मैम। अच्छा जी, दीक्षा उज्जवल के साथ डोनर बनी और दीक्षा शिवानी के साथ क्या बनी? एक्सेप्टर। तो जब भी तुम्हें पेपर में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में पूछना है या ढूंढना है, तो ये गोल्डन स्टेटमेंट याद रखना। आगे मैं सिर्फ 5 स्टार लिखती हूँ, आज मैंने 5 स्टार लगा दिए, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी स्पीशीज कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल or the nucleophile. It depends upon other species with which it is combining. कहानी समझ आई नहीं आई? With which it is combining, हाँ या ना बेटा? मतलब ये एक रिलेटिव फिनोमिना है। रिलेटिव का मतलब है जो दो के बीच होता है। तुम कभी किसी एक को एब्सोल्यूट डोनर या एब्सोल्यूट एक्सेप्टर नहीं बता सकते, जैसे दीक्षा थी पीछे। वो अब जैसे ना तुम्हारी क्लास में किसी बच्चे ने मैक्सिमम स्कोर किया होगा, मान लो उसके आगे 95%, तो 11th का टॉपर बना होगा। अब ये थोड़ा है ना वो जिंदगी भर का टॉपर है अगले बाकी सारे 11th के बच्चों से भी। अब वो टॉपर कब है? जब तुम्हारे स्कूल की वो वाली क्लास प्रेजेंट है। अब वही बच्चे को तुम किसी और स्कूल में ले जाओ, तो क्या जरूरी है वो वहां पे टॉपर ही होगा? नो मैम। हाँ भाई, बहुत इंटेलिजेंट है, लेके आया तो बात अलग है। बट कहने का मतलब है कि ये साथ वाले पे डिपेंड करता है। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिव होती है, जैसे हर कोई चीज रिलेटिव होती, कई सारे फिनोमिनाज हैं जो रिलेटिव होते हैं। एंड और ये बात तुम इस चीज में नोट करके रखना कि आपका जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का सिलेक्शन है, जब तक आपको उसका ये नहीं ना पता कि वो रिएक्ट किससे कर रहा है,
तब तक आपको आंसर नहीं देना। तुम्हें ये लाइन याद रखनी है कि हर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकती है। ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो किसके साथ कंबाइन कर रही है। तो जब मैंने तुमसे पिछला क्वेश्चन पूछा था तो तुम्हें मुझे आंसर देना चाहिए था कि मैडम अमोनिया का आप किसके साथ पूछ रहे हो, किसके कंपैरिजन में ये क्या होगा, किसके साथ रिएक्शन है, तब आंसर देना है। ऐसे ही नहीं बोल देना कि हाँ ये इलेक्ट्रोफाइल है ये न्यूक्लियोफाइल है। चलो कोई बात नहीं, अभी तक के लिए तो तुम्हें इतना आइडिया नहीं है। तो अब इसको मैडम कैसे डिसाइड करेंगे, ये तो हमें समझ में आ गई आपकी बात। उसको डिसाइड करने के लिए तुम्हारे पास अगला ज्ञान, और अगला ज्ञान भी 5 स्टार है। लो जी 5 स्टार हमने येलो कलर से चमका दिए हैं। चलते हैं आगे। अब बेटा सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कितने बच्चों को ये लगता है सही है? सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो उसको तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। तो सिग्मा लो एनर्जी का होगा ना, मतलब स्टेबल का मतलब लो एनर्जी होता है ना, इतना तो समझते हो ना। अनस्टेबल का मतलब हाई एनर्जी यस होता है। मैम। जिन बच्चे को नहीं आता, जिन्होंने मेरे से केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा, मैं लिख देती हूँ एनर्जी और स्टेबिलिटी का अपोजिट रिलेशनशिप होता है। अगर मैं बोलूं कि सिग्मा स्टेबल है तो सिग्मा सबसे ज्यादा लो एनर्जी का होगा। पाई उससे थोड़ा वीक है, हाई एनर्जी का जाएगा, हाँ या ना? हाँ जी। यस मैम। उससे भी थोड़ा वीक है वो, और हाई एनर्जी का जाएगा। और एक होता है नॉन बॉन्डिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज। नॉन बॉन्डिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज कुछ ऐसा होता है, जैसे एसिटिक एसिड में से हाइड्रोजन हटा दो तो ये इस पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये नॉन बॉन्डिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये आपके पास आ गया नॉन बॉन्डिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड एज द NB नेगेटिव। ठीक है, तो ये वाला जो ऑर्डर है ना, इसको अप एरो करके ये है एनर्जी ऑर्डर। बात समझ में आई? अच्छा मुझे बताओ कितने कितने बच्चों को ये समझ में आ गया कि ये एनर्जी ऑर्डर ऐसा क्यों लिखा है? सबसे कम एनर्जी सिग्मा की है क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है बेटा, और उसके बाद पाई की है क्योंकि वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया तो एनर्जी बढ़ गई। नॉन बॉन्डिंग की सबसे ज्यादा, और नॉन बॉन्डिंग नेगेटिव की उससे भी ज्यादा, तो ये हाई एनर्जी है। अब आप सभी को मेरी पिक्चर दिखाई दे रही है जो साथ में छोटी सी पिक्चर आती है? अच्छा देखो, ये मेरे हाथ में ना एक पेन है, मुझे ये तुम्हें देना है। अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तो देखो मैं कैसे दे रही, मैं ऐसे दूंगी है ना, दिस इज माय एक्शन ऑफ हैंड। ऐसे थोड़ा ना पेन तुम पकड़ोगे तो नीचे से ना, और दूंगी मैं ऊपर वाला, ये वाला हैंड। तो तुम्हें हमेशा बात याद रखनी है, यहाँ पे मैं ये लिख भी देती हूँ, देने वाले का हाथ ऊपर होता है, हाँ या ना? यस मैम। देने वाले का हाथ ऊपर, और ऊपर देने वाला कौन है भाई? भगवान है, तुम्हारा गॉड है ना। यानी कि जो भी हाई एनर्जी का होगा वो उतना गुड डोनर होगा। उतना क्या होगा? गुड डोनर। आप समझो ना, हाई एनर्जी वाला अनस्टेबल है, फटाफट दूसरे के पास चला जाएगा भाग के। लो एनर्जी वाला तो स्टेबल है, आराम से बैठा रहेगा घर। मानते हो बात को, नहीं मानते हो? यस मैम। देने वाले का हाथ ऊपर होता है, तो जिसको डोनेट करना है उसकी एनर्जी हाई होनी चाहिए, जिसको लेना है उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? लो, है ना? तो हमेशा याद रखनी है ये बात। तो अब आ जाओ पिछले क्वेश्चन पे। अच्छा इसमें इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। अगर आपके पास इन सब में इलेक्ट्रॉन है तो सबसे बढ़िया डोनर कौन है? सबसे बढ़िया डोनर कौन है अगर इन सभी में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो बताओ मुझे। शाबाश, वेरी गुड, NB नेगेटिव। उसके बाद NB वेरी गुड, उसके बाद शाबाश। ये पहली क्लास है जिसको मुझे बताना ही नहीं पड़ा, डोनर एबिलिटी तुमने खुद ब खुद लगा ली। यानी कि सबसे बढ़िया डोनर या न्यूक्लियोफाइल, डोनर मतलब न्यूक्लियोफाइल ना, अभी तुमने बोला था, तो सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल वो होगा जिसके पास NB नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और सबसे घटिया न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जो अपना सिग्मा का इलेक्ट्रॉन दे रहा है। समझ में आई कहानी के नहीं आई? यस मैम। अब अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे, सबसे पहले तुमने क्या लिखा था? अमोनिया। नंबर पे क्या लिखा था? इथिलीन। इथिलीन या इथीन, है ना। तीसरे नंबर पे तुमने क्या लिखा था? हाइड्रोजन। ठीक है, और चौथे नंबर पे तुमने कुछ ऐसा लिखा था जिसको बोलते हैं कार्बोनिल है।
और ये एसीटोन बोलते हैं वैसे इसको। मैं इसका नाम लिख देती हूँ, हो सकता है जब तुम नोट्स पढ़ो तो तुम्हें नाम ना आता हो। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, शॉर्टकट के लिए हम हाइड्रोजन बोल देते हैं। चलो अब अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर इनका डोनर देखना है तो ये कहाँ से डोनेट करेगा, ये कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? अमोनिया में कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे? लोन पेयर तुम्हें लोन पेयर को क्या लिखना होता है? एनबी। अगर ये डोनेट करेगा तो ये कहां से डोनेट करेगा? देखो इसमें एक सिग्मा है एक पाई है, सिग्मा से तो डोनेट नहीं करेगा, ये कहां से डोनेट करेगा? आई ये तो बेचारा गरीब बंदा है, इसके पास तो है ही सिर्फ सिग्मा, सिग्मा से ही डोनेट करेगा। इसके पास लोन पेयर है, ये एनबी से डोनेट, तो डोनेट तो यहाँ यहाँ से करेंगे। आप सब मुझे बताओ कि डोनर एबिलिटी सबसे कम किसकी होगी? Sigma. Hydrogen. मैम हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बाद इथीन। अब यहाँ पे आके तुम फंस गए, दोनों में नॉन बॉन्डिंग है, और इसमें नॉन बॉन्डिंग का एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। इसमें नॉन बॉन्डिंग का एटम कौन सा है? नाइट्रोजन। दोनों में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से? Oxygen. ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन तो कम देगा। सही कह रही हूँ या नहीं सही कह रही हूँ बताओ? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों में एनबी था पर नाइट्रोजन ज्यादा अच्छे से देगा। तो ये आ गई डोनर एबिलिटी। तो इस तरीके से आप रिलेटिविटी में स्टडी करते हो। फिर से पिछली स्लाइड देख लो। सबसे बेकार डोनर सिग्मा होता है, सबसे अच्छा डोनर एनबी नेगेटिव होता है, उसके बाद एनबी, फिर उसके बाद पाई। ठीक है, अब इनमें सबसे पहले हमने देख लिया कि डोनर का ऑर्बिटल कौन सा होगा, कहाँ कहाँ से देगा। इसके पास बाकी और सारे भी हैं पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये नॉन बॉन्डिंग होगा। इसके बाद ये पाई होगा, इसके बाद ये सिग्मा होगा, और इसके बाद ये नॉन बॉन्डिंग होगा। सही है या नहीं? तो यानी कि डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? जिसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास है? दो के पास है। अब दो में से कैसे डिसाइड करेंगे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो अच्छा डोनर नहीं होगा। तो यहां से तुम्हें एक और चीज सीखने को मिली कि जो डोनर एबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतनी डोनर एबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आया। अब देखो तुम कितना सही आंसर देते हो। अब मैंने ये क्वेश्चन लिख दिए हैं, ठीक है, और ये तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 1 का ये ए है और ये बी है। रिएक्शन क्या होता है वो बात की बात है, जब ऑर्गेनिक मेन पढ़ेंगे। ये बी है। उसके बाद तुम्हारा मैंने लिख दिया है ये दोनों, ये वाला, इन सभी को ए बी सेम ही मानना है बेटे, और ये। उसके बाद मैंने लिख दिया है ये, और ये, और एंड में मैंने ए बी सेम मानना बेटे, और एंड में मैंने लिख दिया तुम्हारा हाइड्रोजन और अमोनिया। तुम मुझे इन सब में ये बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? 1 2 3 और 4। 1 मिनट के लिए सोच लो, सोचना है फिर मुझे बताओ। जिसने नहीं सोचना झट से चैट बॉक्स में आंसर करना चाहता है कर सकता है। जल्दी से। एक मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से।
एक आंसर आया अभी तक मेरे पास गायत्री का। दो। ये 3 न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है दीक्षा? इन दोनों में से सेलेक्ट करना है कौन न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा। चलो जी देख लेते हैं, बहुत ज्यादा रिप्लाई नहीं आ रहे हैं, और ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, इन दोनों में बताओ न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, बताओ जल्दी से। A nucleophile, B electrophile. तुम्हें कैसे आया, मुझे ये भी बताओ कि तुम्हें कैसे पता। क्योंकि मैम A में पाई होगा और क्योंकि B ए में है पाई डोनर और बी है, सिग्मा सिग्मा डोनर। डोनर. और सिग्मा डोनर तो घटिया डोनर है। तो भैया तुम अगर भले डोनर हो तुम बन जाओ डोनर, हम क्या बन जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। बिल्कुल सही आंसर है, वेल डन क्लास। उज्जवल बेटा अब तुम चेक करना यहाँ से, इससे इन दोनों में बताओ। उज्जवल तुम ही बताओ सेकंड में। इलेक्ट्रोफाइल ए और बी न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल सही, बी वाला न्यूक्लियोफाइल होगा और ए इलेक्ट्रोफाइल। क्यों बोला तुमने ये? बी नॉन बॉन्डिंग शाबाश। इसमें और नॉन ए बॉन्डिंग का में डोनर है, और इसमें कौन सा डोनर है, ये पाई डोनर है। पाई डोनर भाई, तुम अगर घटिया डोनर हो तो तुम डोनर मत बनो, तुम इलेक्ट्रोफाइल बन जाओ। शाबाश। अब इन दोनों में बताओ। मैम ए इलेक्ट्रोफाइल एंड बी न्यूक्लियोफाइल। शाबाश, ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि हमारे बच्चों को ये भी पता है कि एनबी अगर नाइट्रोजन है तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा, और एनबी अगर ऑक्सीजन है तो वो फिर डोनर नहीं होगा। वेरी गुड। अब इसमें बताओ। ए इलेक्ट्रोफाइल और बी न्यूक्लियोफाइल। देखो, अब तुम्हारे आंसर बदल रहे हैं, तुम्हारे आंसर पहले वाले नहीं आ रहे जहां तुम किसी एक भी स्पीशीज को कुछ भी लिख रहे थे। तो कभी कोई भी स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल भी हो सकती है, इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकती है, ये साथ वाले पे डिपेंड करता है। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देते हैं, ये एक बच्चे ने मुझे पूछा था पिछली क्लास में, तो आपको भी पूछ देती हूँ। इसमें ना तुम मुझे बताना ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना, कौन बेहतर डोनर है, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेटा म्यूट पे रहो क्योंकि ना डिस्टरबेंस आ रही है किसी जगह से। तो सबसे पहले ले लेते हैं एसीटेट आयन, मैं नाम भी साथ साथ लिख देती हूँ क्योंकि कई बार आईयूपैक नेम किसी को क्लियर नहीं होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन, ये एसिटिक एसिड से बना है। और दूसरा ऐसा लिख देते हैं बेंजीन रिंग है। फिनोल होता है ना, फिनोल का हाइड्रोजन हटा दिया, एक बॉन्ड जरा पास आ गया, इसको दूर हटाओ। ठीक है, ये बन गया दिस फिनॉक्साइड आयन। और ये बन गया तुम्हारा तीसरा स्पीशीज। ठीक है, और एक और लिख दूं, ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोक्साइड आयन, और एक हो गया ये। चलो जो तुम्हें अभी तक समझ आया ना, उसके बेस पे तुम इसको मैं नाम दे देती हूँ, ये एमाइड आ गया। बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। तुम मुझे इसका बताओ ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। चलो ले लो 1 मिनट, थिंक अबाउट इट क्विकली। सोचोगे तब पता लगेगा कि हाँ आ रहा है नहीं आ रहा।
जल्दी से। अभी तक एक भी आंसर मेरे पास चैट बॉक्स में नहीं आया है, तो कैसे पता लगेगा कि तुम्हें समझ आया नहीं आया? जो भी हो, थोड़ा गलत हो जाएगा, इट्स ओके, बट सेंड तो करो। एक आंसर आया अभी, दीक्षा का। एक और बच्चे ने सेंड किया है, तनीषा। चलो 2-3 बच्चों के आंसर आए हैं अभी। चलिए, बहुत सारा डिस्कशन आप लोगों का हो गया होगा, पता लग गया होगा कि क्या है। चलो, सबसे पहले तो इतना सब बच्चों को समझ आ रहा था कि सब एनबी नेगेटिव डोनर हैं? यस मैम। शाबाश। तो इतना तो सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि सब एनबी नेगेटिव डोनर है। अब ये भी तो मुझे समझ में आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो डोनर एबिलिटी कम होगी। तो यानी कि फिर भी मैं आपको ना एक रेफरेंस के लिए एक टेबल बना देती हूँ। अगर कभी तुम्हें सारे ही एनबी नेगेटिव मिल जाएं, तो तुम याद रखना कि एफ नेगेटिव सबसे बेकार डोनर है। फिर उसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन नेगेटिव, फिर उसके बाद आ जाता है नाइट्रोजन नेगेटिव, और फिर उसके बाद आ जाता है कार्बन नेगेटिव। ठीक है? और ये आपके पास हो गया एनर्जी का ऑर्डर, जैसे हम पहले करते थे। ये सब एनर्जी के ऑर्डर हो गए। ठीक है, तो इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा कि पहले 3 में O नेगेटिव है और 4th में N नेगेटिव है। बताओ, इतना आ रहा था कि नहीं आ रहा था? यस मैम। तो इन चारों में से अच्छा डोनर कौन सा होगा? डी, क्योंकि वो वहां पे तो N है ना, तो ये डी आएगा सबसे पहले। अब बाकियों में बड़ा भाई तामझाम है। ये देखो, इसका जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये ऐसे घूमने फिरने जा रहा है। वैसे तो इसका करेक्ट आंसर है डीलोकलाइजेशन, बोलते हैं इसको। और अगर तुम्हें डीलोकलाइजेशन अभी वर्ड नहीं आता, तुम रेजोनेंस याद रखो। रेजोनेंस तो याद है तुम्हें? यस मैम। मतलब जो इसके पास पैसा था ना, इसके घर वालों में ही एडजस्ट हो गया। और दो एक जैसे बंदे हैं जिन्होंने पैसा शेयर कर लिया। इसमें 2 ऑक्सीजन है जिन्होंने नेगेटिव चार्ज शेयर कर लिया। तो ये तो भाई बहुत स्टेबल हो गया। रेजोनेंस से चीजें स्टेबल होती है ना। तो जो घर में ही स्टेबल हो गया, वो बाहर क्या इन्वेस्ट करेगा? इसका भी घूमने फिरने जा रहा है, पर इसमें 2 एक जैसे नहीं है। इसमें एक ऑक्सीजन है और दूसरा कौन है? कार्बन कार्बन। है ना। तो ये इतना स्टेबलाइज नहीं हुआ। 2 ऑक्सीजन वाला तो बहुत हद से स्टेबल हो गया, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, और ये तो कहीं पे घूमने फिरने नहीं जा रहा। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा डी होगा, उसके बाद सी आएगा। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा? लास्ट में कौन आएगा? एक बात तुमने पीछे लिखी थी, एक और लिख लो, कि जो तुम्हारी न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डीलोकलाइजेशन के। डीलोकलाइजेशन नहीं समझ में आता तो ब्रैकेट में क्या लिख लो?
रेजोनेंस। तो जिसका जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस बराबरी वालों में बहुत अच्छा होता है। ये दो एक जैसे थे, इन्होंने अपने अपने बांट लिए इलेक्ट्रॉन, तो ये सबसे घटिया डोनर होगा ए। ये इसने बांटे पर कम बांटे, फिर बी दूसरे कार्बन के साथ बांटे, कार्बन इतना अच्छा लेता नहीं है, और फिर आपके पास OH आ गया। तो ये है आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। अब सच में बताओ कितनी दुनिया को समझ में आया भाई? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. चलो रिपीट कर दो, गायत्री जी कह रहे हैं रिपीट। ऐसा है बेटा, सभी में NB था और नेगेटिव था, सभी NB नेगेटिव डोनर थे। ठीक है, पहली बात। अब दूसरा चेक कर लिया कि NB नेगेटिव में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो वो अच्छा डोनर नहीं होता। तो नाइट्रोजन की, ये मैंने लाइन लिखवा भी दी है, तो डोनरेबिलिटी सबसे ज्यादा C की होगी, सबसे कम F की होगी। तो सबसे पहले N आएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन है डोनेट कर रहा। बाकी सभी में ऑक्सीजन है। अब अगर ऑक्सीजन में अगर डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन घूमने फिरने जा रहे हैं, तो दूसरे को क्या दिए जाएंगे? यहाँ पे सेम में हो रहा है डीलोकलाइजेशन, तो ये पुअर डोनर हो गया। इसमें भी हो रहा है, पर ये थोड़ा सा उससे अच्छा डोनर है, क्योंकि दूसरा कार्बन है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में अच्छे से डीलोकलाइजेशन होता है, इसमें बिल्कुल नहीं हो रहा डीलोकलाइजेशन। तो डीलोकलाइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना वो बेकार डोनर होगा। तो सबसे पहले आएगा D, उसके बाद आएगा C, फिर उसके बाद आएगा B, और सबसे बेकार आएगा E। अब क्लियर है बच्चा? Yes, ma'am. मैम NB वो होता है जहां डूज ज्यादा लॉन पेयर होते हैं। डूज मतलब 2 से होगा ये, है ना, 2 से 2। लॉन पेयर NB वो होता है जहां पे लॉन पेयर होता है। अब 2 हो या 2 से ज्यादा हो, 1 हो, कोई मतलब नहीं है। बस जैसे ये NB है, ये बेटा 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बनता है, ये भी NB है। अगली स्लाइड पे ले लेते हो। अब ये भी NB है, ये भी NB है, क्योंकि चाहे 2 भी हो देगा तो एक ही ना, उसके बाद तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो 2 लॉन पेयर 3 लॉन पेयर का मतलब नहीं होता, देता एक ही है, और एक लॉन पेयर भी जिसमें है वो NB होता है बेटे। ठीक है, 2 3 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है कशिश? अरे ठीक है भाई, आ गया कि नहीं आ गया? Yes, ma'am. चलो, तो ये तुम्हारा हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी का टॉपिक कवर्ड अप, कि कैसे क्या होता है। और सबसे पहले क्या देखोगे रिएक्शन में, बताओ मुझे? Electrophile and nucleophile. न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, डोनर के एक्सेप्टर? हम डोनर अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? Acceptor. बेस्ट न्यूक्लियोफाइल जिंदगी में किसको गिनोगे? सबसे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल किसको गिनोगे? NB negative. NP नेगेटिव और सबसे बेकार न्यूक्लियोफाइल किसको गिनोगे? शाबाश। क्या तुम किसी एक को कभी न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हो? No, ma'am. ma'am. ठीक है, चलो वेरी गुड। अब एक चीज तुम्हें और सिखा देते हैं कि आपके पास जैसे ये है, छोटी सी चीज है पर सिखानी बहुत जरूरी है। ठीक है, मुझे ना एरो लगाना है। अब तुम मुझे बताओगे कि एरो कौन किधर से किधर जाएगा। सारे सोच लो, जो मैंने पढ़ाया उसके बाद बताओ। मुझे नीचे से इलेक्ट्रॉन को घुमाना है, ये ए स्ट्रक्चर है, ये बी है। चलो एक और बना देती हूँ, तुम भी क्या याद करोगे, मैडम ने कितनी एग्जाम्पल पढ़ा दी। चलो बेटा भाग जाते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 हम नहीं बनाएंगे, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं आपका, चलो मैं हाइपोथेटिकली बना देती हूँ। कार्बन 1 3 4
और फिर मुझे 2 देना पड़ेगा, तो 2 और 3 4 5, लो चलो 3 बना दिया। अब मुझे बताओ कौन किधर को इलेक्ट्रॉन जाए। सोचना है तो सोच लो, नहीं तो जिसको याद आ गया बताओ, पहले में बताओ। एक मैं यहाँ पे स्टार पॉइंट लिख रही हूँ, हो सकता है तुम्हें ना आता हो। इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में, डीलोकलाइजेशन का दूसरा वर्ड रेजोनेंस है, मैं बार बार नहीं बोलूंगी। तब जाते हैं जब कंजुगेशन हो। इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन टेक्स प्लेस इन कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। जब आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, कंजुगेटेड। कंजुगेटेड क्या होता है आप देखो, अल्टरनेट। जैसे ये डबल, ये पॉजिटिव, ये कंजुगेशन आ गया। डबल, ये लोन पेयर कंजुगेशन आ गया। डबल, ये लोन पेयर कंजुगेशन आ गया। अब ये कंजुगेशन नहीं है, अब ये कंजुगेशन नहीं है। डबल सिंगल, सिंगल डबल, ये कंजुगेशन नहीं है, ये है नॉट कंजुगेटेड। तो इसमें आपको एरो वैरो नहीं लगाना है। तो पहले कंजुगेशन देख लेना, मतलब ऐसे हो कि जैसे ये डबल है, फिर आगे पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल है लोन पेयर आ गया, डबल है ये लोन पेयर और नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो अगर कंजुगेशन नहीं है तो यहाँ रेजोनेंस मत करने लग जाना, इसमें नहीं आएगा। चलो अब इसमें बताओ पहले में कौन किधर जाएगा, जल्दी। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे? फर्स्ट में CH2 पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होंगे। शाबाश, वेरी गुड। यानी कि तुम लोगों को इतना ज्ञान हो गया कि ये वाला पोर्शन एक्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, हाँ या ना? यस मैम। और ये वाला पोर्शन एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल। तो तुमने स्मार्टली ऐसे लगा दिया। तो जब तुम ये एरो सोच समझ के लगाने हैं, जिंदगी की जंग है पूरी ये। अब बच्चा ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके ऊपर लग गए, ठीक है। और अच्छा तुमने तो वो उधर किया होगा ना शिफ्ट, अभी तुम्हें ऐसा करना चाहते हो, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और यहाँ पे ये हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल सही। दूसरे में बताओ। अच्छा मुझे एक बात बताना, मैं तुमने उल्टा एरो क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैडम आपने कहा था एरो हमेशा न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल जाता है। यस मैम। बी बताओ। मैम बी NH2 से CH की तरफ शिफ्ट करेंगे। सारे बच्चों का यही आंसर है, किसी का ऑपोजिट तो नहीं है? नो मैम। यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और ये यहाँ पे आएगा। ये हमें कैसे पता? यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग था, यहाँ पे पाई था। तो नॉन बॉन्डिंग वाला न्यूक्लियोफाइल सेंटर होगा, पाई वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा, और इसका रेजोनेंस व्हाइट कलर से बनाते हैं। तो CH2 2 डॉट, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने ये सोचा है बिल्कुल शाबाश उनको। इसमें बताओ जल्दी। चलो लास्ट में बताओ। लास्ट में ये NB नेगेटिव है और यहाँ पे पाई है, तो ये न्यूक्लियोफाइल सेंटर होगा और ये इलेक्ट्रोफाइल सेंटर होगा। तो ये यहाँ पे आ जाएंगे और ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपके पास जो चार्ज आएगा वो CH2 दिस 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 ऐसा है। ठीक है, पहले जो स्ट्रक्चर पॉजिटिव थी अभी भी पॉजिटिव है, पहले जो न्यूट्रल थी अभी भी न्यूट्रल है, पहले जो नेगेटिव थी अभी भी न्यूट्रल है। ये निशान होता है, ये सिंबल होता है कि तुमने सही काम किया। अच्छा अब मुझे बताओ, तुम लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया? यस मैम। कितने बच्चों को समझ